हम लोगों का अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इसको दोनों नाम से बोलते हैं। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, ये होता है वैलेंसी विथ चार्ज। देखो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी बताता है और वैलेंसी पे नॉर्मली कोई चार्ज नहीं होता। जैसे वैलेंसी बताता है कि कोई एलिमेंट एक बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा, तीन बॉन्ड बनाएगा, तो वैलेंसी बताता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। जैसे आपके पास नोबल गैस होते हैं, वो कोई बॉन्ड नहीं बनाते तो उनका वैलेंसी क्या होता है, जीरो। तो वैलेंसी सिंपल बताता है किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी पे कोई चार्ज नहीं होता। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है वैलेंसी विथ चार्ज। तो जब वैलेंसी को हम लोग चार्ज दे देते हैं तो वो आपके पास कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो समझ में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वैलेंसी विथ चार्ज। तो इसको डिफाइन करने, इसका एक्चुअली यही एक डेफिनेशन है। इसको डिफाइन करने के लिए कुछ और हमें टर्म समझने होते हैं जो भी आप लोगों को नहीं पता होंगे, तो मैं इसीलिए कुछ और डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा। तो आपके लिए डेफिनेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वैलेंसी विथ चार्ज। तो अगर वैलेंसी को चार्ज के साथ लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते कैसे। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल लिखेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है आप लोगों से पूछा जाएगा, टेस्ट में ये आता रहता है। तो हम लोग वही लिखते हैं आपके पास, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना वैलेंसी के जैसा इजी नहीं है कि आप सीधा सीधा लिखोगे आपका निकल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा चैलेंजिंग है। तो वही देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट हो सकता है। तो हम लोग इसके कैलकुलेट को करने के पहले पहले कुछ पॉइंट लिखेंगे जो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकेंगे। और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा, पहले पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वैलेंसी क्या है और एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। पर उसके पहले हम लोग कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो इसमें चलो पहला पॉइंट लिखते हैं, क्या होता है। तो मैं जो जो बातें बता रहा हूँ वो आपको ध्यान देना है। तो मैं जो जो पॉइंट लिखवा आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर कोई एलिमेंट है, मान लो जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो एलिमेंट में क्या होता है, कोई बॉन्डिंग तो होती है। एलिमेंट एलिमेंट क्या होता है, जहां पे एक सिंगल टाइप का एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो एलिमेंट में क्या होता है, किसी भी वही एटम का या किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो। तो पहला पॉइंट लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, मतलब वो एलिमेंट के फॉर्म, इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज ऑलवेज जीरो। तो समझ में आया पहला पॉइंट क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज ऑलवेज जीरो। जैसे इसका क्या मतलब, जैसे मतलब कि मान लो सोडियम की Na किसी से कोई बॉन्डिंग नहीं कर रहा, तो जब कोई बॉन्डिंग ही नहीं कर रहा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वही वैलेंसी विथ चार्ज। पर वैलेंसी कब डिफाइंड होगा, जब बॉन्डिंग करेगा। जब किसी से कोई बॉन्डिंग नहीं कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। पर मान लो अभी आपके पास आ गया हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, तो H के साथ बॉन्डिंग, सेम टाइप के एटम, तो आप बोलोगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। अगर सेम टाइप का एटम है तो ऑक्सीडेशन नंबर जीरो लेना है। जैसे अगर O2 हो गया तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। अगर आयरन हो गया तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। तो ऐसे किसी भी हम लोग क्या होते हैं, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेते हैं, जीरो। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसमें सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ alkali metal in any molecule, oxidation state of alkali metal in any molecule is always +1, तो एल्किली मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होता है
वो हमेशा +1 होता है किसी भी मॉलिक्यूल में। अब क्वेश्चन ये था एल्कली मेटल क्या होता है, तो जो पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने देखा होगा, तो जो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे लेफ्ट में होता है, सबसे लेफ्ट में, तो वो कहलाता है एल्कली मेटल। तो एल्कली मेटल क्या होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन सा एल्कली, इनका स्टेट किसी मतलब कभी नहीं चेंज होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल तो इनका स्टेट हमेशा मॉलिक्यूल में क्या होगा, +1। एलिमेंट में नहीं, अगर एलिमेंट होगा तब तो 0, पर अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें स्टेट हमेशा +1 ही आएगा। तो कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो इनका स्टेट हमेशा क्या होता है, +1। लास्ट में फ्रांसियम भी होता है, पर फ्रांसियम की जरूरत नहीं, बस ये 5 इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखना है। तो इनका स्टेट हमेशा +1 होगा, कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, oxidation state of alkaline earth metal is always +2 in a molecule. Oxidation state of alkaline earth metal is always +2 in a molecule. तो किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑलवेज क्या होगा, +2। तो कौन कौन से होते हैं इसमें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। ये बेरिलियम है और ये बेरियम। तो इनका स्टेट क्या होता है, इन सब का स्टेट ऑलवेज कितना होता है, इन सब का स्टेट ऑलवेज आपके पास होता है +2। ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना होता है, ऑलवेज इनका स्टेट होता है +2, ठीक है। तो इनका स्टेट होगा +2। अब इसके अलावा हम लोग कुछ को और लिख लेते हैं, तो इसमें देखो 4 लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। तो फ्लोरीन का लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। तो इसका स्टेट कितना होता है, -1, ठीक है। अब इसमें 5th पे आते हैं। तो देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो कई बार इलेक्ट्रॉन दे भी देता है और कई बार इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, दोनों काम कर सकता है। तो इसलिए हाइड्रोजन पे चार्ज +1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है हाइड्रोजन का, वो क्या होता है, +1 या -1 दोनों। इसको पहले समझते हैं। आप लोगों को अच्छा ये पता होगा मेटल क्या होता है, मतलब अगर नहीं पता तो मैं आगे लिखवा दूंगा। देखो मेटल क्या होता है, मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। सबको पता होगा मेटल मींस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्या होता है, मेटल। अच्छा, नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है। अब आप ऐसे सोचो, एक पहले समझ लो इसको। मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और ये मेटल है, मेटल के साथ मान लो बॉन्डिंग किया। तो मेटल भाई क्या होता है, मेटल भाई वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो मेटल ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, -1। अरे मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा। तो इलेक्ट्रॉन किसको मिला, हाइड्रोजन, मींस हाइड्रोजन से मान लो बॉन्डिंग किया, तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, -1। चलो मान लेते हाइड्रोजन है और इसने इस बार बॉन्डिंग की नॉन मेटल से। एक्चुअली हाइड्रोजन सबसे कर लेता है। अगर नॉन मेटल से बॉन्डिंग किया तो नॉन मेटल का काम करता है इलेक्ट्रॉन खींचना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने साइड खींच लेंगे, खींच लिया तो खींच लेंगे तो इस पे चार्ज क्या आएगा, +1। देखो हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसको एक और मिल जाए तो हीलियम बन जाए, या फिर एक है वो भी चला जाए। तो मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। तो मेटल अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा -1। और नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींच लेना। तो इससे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो इस पे क्या चार्ज आएगा, +1। तो इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है जब वो किसी मेटल के साथ, या समझ लो मेटलॉइड के साथ बॉन्डिंग करता है, और उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो
+1 होता है जब वो किसी नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नीचे लिखते हैं पॉइंट इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is -1 when it is bonded with metal और metalloid, ठीक है, दोनों के साथ होता है। एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 when it is bonded with नॉन मेटल। तो जब नॉन मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है तब उसका स्टेट क्या होता है, +1। तो H का स्टेट याद रखना है क्या होता है, ऐसे H का स्टेट क्या होता है, +1 जब वो किसके साथ बॉन्डिंग करता है, जब वो बॉन्डिंग करता है नॉन मेटल के साथ। और H का स्टेट क्या होता है, -1 जब वो किसके साथ बॉन्डिंग करता है, मेटल के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक आखिरी में लिखते हैं हम लोग ऑक्सीजन के बारे में। देखो ऑक्सीजन का जो स्टेट होता है नॉर्मली -2 होता है। नॉर्मली -2 मींस ऑक्सीजन का नॉर्मली वैलेंसी होता है -2, मतलब 95% मॉलिक्यूल में, पर 5% मॉलिक्यूल में वो -2 नहीं होता है। तो हम लोग वही लिख लेते हैं क्या होता है। देखो नॉर्मली का मतलब ये होता है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। जैसे मैंने फ्लोरीन में लिखा है, फ्लोरीन में देखो आप टाइम को समझो। फ्लोरीन में बोला है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। इसका मतलब उसका स्टेट नहीं बदलेगा, वो हमेशा क्या होगा, -1। अगर मैंने बोला है कि इस नॉर्मली -1, नॉर्मली का मतलब ये होता है कि उसमें चेंजेस आ सकते हैं, एक्सेप्शन हो सकता है। पर अगर बोला है कि ऑलवेज, तो ऑलवेज का मतलब वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो हम लोग अब आगे करते हैं 6th, किसमें करते हैं आपका ऑक्सीजन। तो उसमें लिखते हैं 6th में, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज नॉर्मली -2। ठीक है, नॉर्मली -2 मैंने बोला, इसमें एक्सेप्शन हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉर्मली -2। जब ऑक्सीजन का स्टेट -2 होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज ऑक्साइड, इसको ऑक्साइड बोला जाता है। कई बार ऑक्सीजन का स्टेट -1 भी आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्साइड, तो इसको पर ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतने जो मैंने पॉइंट बोले हैं ये आपको याद रखने हैं। हाँ, इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे जो मैंने नहीं लिखवाए, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट करना होगा। तो जिनका स्टेट नहीं लिखवाया है उसके लिए कुछ नहीं सोचना है, जिनका स्टेट नहीं लिखवाया है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट को हमको क्या होता है, कैलकुलेट करना होगा। हमें अभी कैलकुलेट करेंगे वो। तो अभी देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ पहले चीजों को और लिख लेते हैं। तो हम लोगों का वही था कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो मान लो कि अगर आपके पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, सपोज करते हैं एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो नोट करके हम लोग कुछ पॉइंट, एक दो पॉइंट लिखते हैं नोट करके। आप लोग लिखो नोट, इसमें लिखो पहला पॉइंट। तो देखो होता क्या है, अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मतलब कि जैसे कोई मान लो कि मीथेन CH4, मान लो वाटर H2O, तो अगर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो वहां पे क्या होता है, सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन का सम क्या होगा, 0। न्यूट्रल का मतलब कि ओवरऑल चार्ज 0। तो मींस अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर किसी का निकालते भी हो तो सबके ऑक्सीडेशन का सम क्या होगा, 0। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, sum of oxidation number of all the element is 0 in case of neutral molecule. Sum of oxidation number of all the element is 0 in case of neutral molecule. तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में क्या होता है, सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन का सम क्या होता है, 0। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें एक दूसरा पॉइंट लिखते हैं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई आयन हुआ, जैसे मान लो SO4 सल्फेट, SO4 2-, तो वहां पे सबका चार्ज का समेशन होगा 2-। तो क्या मैंने लिखवाया, सम ऑफ चार्ज ऑफ ऑल द एलिमेंट इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। ठीक है, चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन। तो सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन।
तो आयन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसके इक्वल होता है। तो हम लोगों ने सब पॉइंट लिख लिया, अब इसको समझते हैं। चलो इसको समझने का टाइम आ गया। अब हाँ, मेटल नॉन मेटल के बारे में आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो ऐसा है कि हाँ, क्योंकि उसका एक बार हाइड्रोजन में यूज पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि कुछ नॉन मेटल के बारे में लिखवा देता हूँ। बस नॉन मेटल याद कर लो, बाकी जो बचे वो मेटल है, मेटलॉइड है, ठीक है। बस नॉन मेटल याद कर लो। तो नॉन मेटल याद कर लेते हैं, जैसे कुछ नॉन मेटल याद कर लो। तो देखो, एक नॉन मेटल तो खुद हाइड्रोजन खुद होता है, और नॉन मेटल याद कर लो कौन कौन से होते हैं। कार्बन, उसके बगल में नाइट्रोजन, उसके नीचे फास्फोरस, ठीक है, ये होता है। उसके बगल में ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम होता है, ऐसे सेलेनियम। उसके बगल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बस इतने होते हैं। पीरियोडिक टेबल में सिर्फ और सिर्फ कितने एलिमेंट नॉन मेटल है, देखो 11। तो देखो, पहले एक बात को समझो, मैं जो बताने जा रहा हूं, सिर्फ इतने एलिमेंट आपका नॉन मेटल होता है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नॉन मेटल नहीं होता। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। देखो, मेटल का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। नॉन मेटल याद कर लो। हाँ, अब क्वेश्चन आता है मेटेलॉइड क्या होते हैं। मेटेलॉइड आप लोगों ने सुना होगा, मेटेलॉइड क्या होते हैं। मेटेलॉइड क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। तो मेटेलॉइड क्या होते हैं, विच बिहेव लाइक बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल दोनों की तरफ बिहेव करने का मतलब ये है, ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन दे भी देते, कभी कभी इलेक्ट्रॉन ले भी देते हैं। तो जो दोनों काम करें, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन दे भी दे और इलेक्ट्रॉन ले भी ले, तो वो होता है मेटेलॉइड, ठीक है। तो मेटेलॉइड क्या होता है, जो आपके पास क्या होता है, बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। हाँ, एक ही टाइम पे दोनों नहीं होंगे, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, पर जो दोनों काम कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, वो क्या होते हैं, मेटेलॉइड। और इलेक्ट्रॉन देने वाले मेटल और इलेक्ट्रॉन लेने वाले क्या होते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके पास देखो, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, इनर्ट गैस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो कोई पूछे कि इनर्ट गैस क्या है, तो देखो, इनर्ट गैस को सुन के फीलिंग तो आता है कि सर नॉन मेटल होना चाहिए, पर एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं कहता है कि कोई मेटल होगा कोई नॉन मेटल होगा, ऐसा कोई थोड़ी ना है। देखो, आप पहले बेसिक चीजों पे समझो। मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। अच्छा, नियॉन किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, नहीं, कभी नहीं देता। क्या किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, कभी नहीं लेता। जब दोनों काम नहीं करता, कभी नहीं करता, तो वो ना मेटल है ना नॉन मेटल। तो नोट करके एक पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके मतलब हो सकता है आपके स्कूल में या फिर आपको कोई गलत सलत पढ़ा दे, पर आपको मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं होता क्या होता है। तो उनको लगता है गैस है तो नॉन मेटल है। अरे ऐसे कैसे गैस है तो नॉन मेटल, कोई मजाक चल रहा है ये? तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी गैस नॉन मेटल हो जाए। नॉन मेटल का डेफिनेशन यही कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नॉन मेटल है। क्या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन लेते हैं? नहीं लेते, तो नॉन मेटल कैसे हो गए? तो अब इनर्ट गैस है क्या, तो देखो, इनर्ट गैस are neither metal nor non-metal. Inert gas are neither metal nor non-metal. वो कुछ नहीं करते, तो वो ना मेटल है और ना ही आपके पास नॉन मेटल है। तो इनको किसी कैटेगरी में नहीं रखा जाता। इनर्ट गैस है, इनको बोलते हैं क्या, नोबल गैस। तो इनर्ट गैस या फिर इनको बोला जाता है हम लोग आपको नोबल गैस। तो इस बात को याद रखना है कि इनर्ट गैस ना मेटल है और ना नॉन मेटल है। हाँ, तो अब देखो, ऐसा है कि मैंने अभी नॉन मेटल का लिस्ट लिखवा दिया, 11 है, सिर्फ 11 नॉन मेटल, सिर्फ 11, उनको याद कर लेना। बाकी क्या होगा, जो बच गया वो मेटल है, मेटलॉइड है। तो हाइड्रोजन के स्टेट इन 11 के साथ क्या होगा, उसमें एक हाइड्रोजन होता है, तो इन 11 के साथ हाइड्रोजन के स्टेट क्या होगा, +1, अदरवाइज हाइड्रोजन का स्टेट होगा -1। अब हम लोग चलो एग्जांपल अब स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले एक एग्जांपल से समझते, देखो CH4 और CF4, इन दोनों को देखो। अब देखो, दोनों में कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4। दो कार्बन का वैलेंसी तो फिक्स 4 होता है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है।
वैलेंसी फिक्स होता है, वैलेंसी कभी चेंज नहीं होता। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है हम लोग थोड़ी देर बाद लिख भी लेंगे। तो वैलेंसी देखो फिक्स है, वैलेंसी कभी नहीं बदलता है। कार्बन का वैलेंसी यहाँ पे कितना है 4, कार्बन का वैलेंसी यहाँ पे कितना है 4, पर यहाँ पे क्या जुड़ा हाइड्रोजन। अच्छा कार्बन क्या है नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल है कार्बन तो उसमें हाइड्रोजन का चार्ज कितना होगा +1। कार्बन क्या है नॉन मेटल तो हाइड्रोजन का चार्ज क्या होगा +1। अब देखो ये अच्छा समझो, ये न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल था, इसमें कोई चार्ज नहीं है। मैंने नोट में पहले पॉइंट के लिखवाया था कि अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इन दोनों का चार्ज का सम क्या होगा 0, इन दोनों के चार्ज का सम क्या होगा 0। अब समझो हमें कार्बन का नहीं पता तो कार्बन का चार्ज क्या मानेंगे x, तो x मान लेंगे। दोनों का चार्ज का सम 0 होना चाहिए। देखो कार्बन का चार्ज क्या है x, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 4, कितने हाइड्रोजन 4, और एक हाइड्रोजन पे चार्ज है +1। तो ऐसा नहीं कि +1 चारों का चार्ज है, एक हाइड्रोजन पे चार्ज है +1, तो 4 हाइड्रोजन पे चार्ज होगा 4 × +1। अब देखो x हमने किसका चार्ज लिया, x लिया कार्बन का चार्ज, ऐसे निकालना होता है। जी किसका चार्ज है हाइड्रोजन का चार्ज, दोनों का चार्ज का सम क्या होगा 0, तो x का वैल्यू कितना है -4। इसका मतलब क्या होगा मिथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -4, ठीक है। तो देखो वैलेंसी आएगा विद चार्ज। अब देखो यहाँ पे क्या है फ्लोरीन का स्टेट ऑलवेज -1, मैंने लिखवाया है कि फ्लोरीन का स्टेट ऑलवेज क्या होता है -1, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कार्बन को लेते हैं हम लोग x, तो देखो क्या होगा आपके पास x हो जाएगा 4 टाइम -1, कार्बन का चार्ज और ये फ्लोरीन का चार्ज, और दोनों का चार्ज का सम क्या होगा 0, तो x का वैल्यू देखो क्या है +4। तो देखो सेम कार्बन का एक जगह चार्ज आ रहा है -4, एक जगह आ रहा है +4। इसका मतलब क्या होगा कि सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि वो अलग अलग हो सकता है। -4 +1 मींस ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता। जैसे वैलेंसी फिक्स था वैसे ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है। बाकी दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग थोड़ी देर बाद लिख लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फटाफट कुछ एग्जांपल कर लेते हैं ढेर सारे। तो जैसे अब एग्जांपल को समझो, KMnO4। तो अगर ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता, देखो मैंने बोला कि 95% मॉलिक्यूल में -2 का स्टेट होता है। अगर आपको ऑक्सीजन के बारे में नहीं पता है तो उसको -2 ही लेना है, मतलब वो -2 में होता है। जो -1 वाला स्टेट होता है वो नॉर्मली फेमस होता है, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो क्या लो -2, कोई टेंशन मत लो, -2 ले लो, आंसर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का स्टेट कितना होगा -2। अच्छा पोटेशियम क्या है, पोटेशियम एल्कली मेटल, मैंने इसका स्टेट क्या बोला तो ऑलवेज कितना होता है +1। मैंगनीज का स्टेट सपोज करते हैं आपसे पूछा है, उसको ले लेंगे x, मैंगनीज पूछेगा x, ऐसे लिखा होगा KMnO4 में व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज तो x ले लो। तो देखो पोटेशियम का चार्ज +1 है, सबके चार्ज को ऐड करो। मैंगनीज का चार्ज x है और ऑक्सीजन कितने हैं 4 और उस पे चार्ज -2। पोटेशियम का चार्ज, मैंगनीज का चार्ज, ऑक्सीजन का चार्ज, सबके चार्ज का सम 0। तो x का वैल्यू सॉल्व करोगे ये आएगा +7। तो मिस मैंगनीज का स्टेट कितना है +7, ठीक है। और आगे करते हैं K2Cr2O7। हाँ KMnO4 का कोई लिखना चाहो तो नाम लिख लो, ये होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, ये इसका नाम है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ऑक्सीजन का स्टेट -2, पोटेशियम का स्टेट +1, हमको पता है। इस स्टेट को क्या एज्यूम करेंगे x, तो देखो क्या होगा 2 पोटेशियम तो 2 टाइम क्या होगा +1। इसका स्टेट है x, पर इस बार क्रोमियम देखो कितने क्रोमियम है 2, तो 2 क्रोमियम और हमने स्टेट कितना माना x, तो जो भी स्टेट होता है उसको हम लोग नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 क्रोमियम है तो 2 और स्टेट कितना होगा x मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन कितना है 7 और उसका स्टेट कितना होगा -2 = 0। आप सॉल्व करके देखो तो ये होगा 2 + 2x
-14 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आता है +6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रोमियम जो होता है उसका स्टेट कितना होगा, क्रोमियम का स्टेट कितना होगा, +6। तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब हम लोग चलो कुछ आयंस को भी कर लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास है NH4 पॉजिटिव, ठीक है, NH4 पॉजिटिव, इसको देखते हैं। अब हमें देखो H का, देखो नाइट्रोजन क्या नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन का स्टेट पता है पहले से +1 होता है, कि हमको पता है हाइड्रोजन का स्टेट +1 है। और देखो नाइट्रोजन का स्टेट कितना है, x। अगर देखो इस पे कोई चार्ज नहीं, तो इन सब पे चार्ज का समेशन क्या होगा, 0। अब यहाँ पे देखो NH4 पे चार्ज क्या है, +1, तो अब देखो क्या होगा, नाइट्रोजन पे चार्ज x, कितने हाइड्रोजन है, 4, कितने हाइड्रोजन, 4, उन पे चार्ज क्या होगा, +1, 4 हाइड्रोजन पे चार्ज +1। और देखो इन सब पे ओवरऑल चार्ज कितना है, +1, तो आप इक्वल टू करोगे +1। मैंने नोट में क्या लिखा था, पहला पॉइंट कि अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या होगा, 0। और अगर कोई आयन है, कोई आयन, तो उसमें सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन का सम क्या होगा, वो जो चार्ज ऑन आयन होगा। तो इसमें देखो चार्ज कितना है, +1, तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन का सम भी कितना होगा, +1, तो इनका ऑक्सीडेशन का सम +1 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपके पास आएगा -3, तो n का स्टेट कितना है, -3। और एग्जांपल करते हैं SO4 2-, इस पे 2- का चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे स्टेट क्या लेते हैं, ऑक्सीजन पे स्टेट लेते हैं हम लोग -2, और सल्फर पे स्टेट लेते हैं हम लोग x, ठीक है, ले लेते हैं। तो देखो सल्फर x और कितना ऑक्सीजन है, 4, और उन पे चार्ज -2, ठीक है, उन पे चार्ज -2। अब इस पे राइट साइड, देखो राइट साइड क्या लिखेंगे, जो चार्ज है, कितना लिखा है, चार्ज -2, तो x को वैल्यू को सॉल्व करो तो ये आपके पास आएगा +6, तो सल्फर पे चार्ज आएगा +6। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, PO4 3-, तो ऑक्सीजन का स्टेट कितना होता है, -2, इसको x लेते हैं, तो x 4 टाइम -2 और इक्वल टू क्या होगा, -3, तो x इक्वल टू क्या आएगा, वही +5, ठीक है। तो ये आपका होगा कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप लोगों को सबको समझ में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर एक एग्जांपल चलो और कर लेते हैं इसमें। एक मॉलिक्यूल लेते हैं N3H, ये N3H, ये NH3 नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, अमोनिया नहीं लिखा, ये N3H ऐसा मॉलिक्यूल होता है, N3H। अच्छा नाइट्रोजन क्या है, नॉन मेटल, तो H का स्टेट कितना होगा, आप बोलोगे सर +1, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन +1 होता है, इसको ले लेते हैं x, ठीक है। अच्छा 3 नाइट्रोजन तो 3 और इनटू x, और हाइड्रोजन का स्टेट +1, अरे इसको x, तो 3 नाइट्रोजन है, 3 इंटू x करना होगा 3x, x का वैल्यू कितना है, -1/3। तो मैं इसमें बस ये बताना चाह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर की जो वैल्यू होती है वो कुछ भी आ सकती है। कुछ भी आने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आने का क्या मतलब है, वो प्लस आ सकता है, आप बोलोगे हाँ प्लस आ सकता है, क्या वो माइनस आ सकता है, हाँ माइनस आ सकता है, क्या वो जीरो आ सकता है, हाँ जीरो भी आ सकता है, क्या वो फ्रैक्शन में आ सकता है, हाँ फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हम लोग कुछ पॉइंट समझ लेते हैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो देखो वैलेंसी में क्या चार्ज होता है, नहीं वैलेंसी में कोई चार्ज नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर में, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर में चार्ज होता है, ये पहला डिफरेंस। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का फिक्स होता है, जैसे कार्बन की वैलेंसी क्या है 4, पर ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता, बट ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट फिक्स। तो हमने देखा भी था कार्बन के एक CH4 में स्टेट कितना आया था -4, और CF4 में स्टेट क्या था +4। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, अलग अलग, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फिक्स नहीं होता। तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है, वैलेंसी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, समझ में आ गया।
इसके अलावा वैलेंसी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, इंटीजर होता है, जैसे 1 2 3। वैलेंसी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। वैलेंसी की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर में, और ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू फ्रैक्शन में आ सकती है। तो ये कुछ डिफरेंस है। ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन में आ सकती है, 1/2 1/3 कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आपको आ गया होगा। तो हम लोगों का ये जो टॉपिक था ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। अब हम लोग इसमें आते हैं फिर आगे, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कैसे लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखते वक्त क्या होता है, आप वैलेंसी का भी यूज कर सकते हो या इवन आप चार्ज का भी यूज कर सकते हो। जैसे पहले चार्ज को समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो कि Al पे चार्ज, पहले सिंपल लेते हैं, Na पे चार्ज है +1 और Cl पे चार्ज है -1। तो इसका चार्ज यहां लिखना होता है, इसका चार्ज यहां लिखना होता है, तो ये क्या होगा, NaCl। ठीक है, मॉलिक्यूल समझ में आया। चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे आपके पास है कैल्शियम पे चार्ज है +2 और Cl पे चार्ज है -1। ठीक है, तो इसका चार्ज यहाँ और इसका चार्ज यहाँ, तो ये होगा आपके पास क्या होगा, ये 1 तो यहाँ 1 और ये 2 तो ये होगा CaCl2। ये इसका चार्ज है, मतलब ये मॉलिक्यूल आएगा। जैसे अगर Al पे चार्ज है +3 और सल्फेट पे चार्ज है -2, तो क्या करना होता है, ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा Al2SO4 थ्राइस। ऐसे भी बन सकता है। अगर चार्ज दिया है तब तो आप सीधा सीधा चार्ज को लिख सकते हो। पर मान लो आपके पास चार्ज नहीं दिया, मान लो आपके पास न्यूट्रल वाला गिवन है, तो वैसे केस में आपको क्या लिखना है, एलिमेंट का वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी पता ही होता है, आप एलिमेंट का वैलेंसी लिखो, उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। चलिए एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाना है। किसका मॉलिक्यूल बनाना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाना है। अच्छा, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, आप बोलोगे सर 1। हाइड्रोजन में वैलेंसी, हाइड्रोजन में एक ही वैलेंसी होती है। अच्छा, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने वैलेंसी लास्ट लेक्चर में भी लिखवा भी दिया है, सबका लिस्ट, वो आपको याद करना था। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। तो वैलेंसी क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,6। तो वैलेंसी कितना होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो और तो वैलेंसी को लिख लो, ये क्या लिखा है, वैलेंसी। तो वैलेंसी को लिख लो और ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया, H2O। तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। वैलेंसी को भी लिख के कर सकते हैं, कैसे भी आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आपका हमेशा आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे किसी को भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जैसे मैंने थे कार्बन और हाइड्रोजन। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, बोलोगे सर 4 होती है, सर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अच्छा, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये इधर और इधर, तो क्या बनेगा, CH4। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसमें जो फेमस मॉलिक्यूल वही आएगा जो सबसे स्टेबल होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। अच्छा, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2। ठीक है, तो इनका एक्चुअल में क्या चाहिए, तो सिंपल है, देखो ये 4 और 2। ठीक है, तो ये 2 इधर सिंपलेस्ट रेशियो में, सिंपलेस्ट मतलब देखो ये 4 और 2 है, तो रेशियो क्या हो, 2:1 हो सकता है। देखो, अरे ये 4 और 2 है, तो सिंपल रेशियो 2:1, सिंपल मतलब रेशियो 4:2 2:1। तो 2 इधर 1 इधर, तो क्या होगा, CO2, मतलब 1 इधर, मतलब 1 इधर और 2 इधर, तो CO2। तो ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर को क्रॉस मतलब आप ऐसे वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जब फिर आप ऐसे चार्ज पर से क्रॉस करके किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस चार्ज को ऐसे क्रॉस करते हैं, या फिर क्या करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका जो वैलेंसी होता है उसको क्रॉस करके लिखते हैं। तो इससे आप क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, आप फॉर्मूला मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो। तो ये होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम लोग इसमें चलो टर्म समझते हैं। तो पहला होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। तो आप लोग इसको लिख लो, क्या होता है,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको क्या बताता है? ये बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बताता है? फिर से रिपीट कर दो, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फिर इसमें एक टर्म लिखते हैं, वो आपके पास होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है? ये बताता है सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो फिर से रिपीट करता हूं, क्या होता है? सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम, इसका क्या मतलब आप समझते, चलो इसको समझने का टाइम आ गया। C2H6 एक मॉलिक्यूल होता है इथेन। इथेन है, ये जो लिखा है ये इसका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6। तो इनका देखो रेशियो क्या है? रेशियो कितना है 2:6। सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? आप बोलोगे सर 1:3। तो क्या होगा? C1 और S3 सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो फिर से, एक्चुअल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H3 या CS3। तो ये एक्चुअल में इसका क्या है? ये इसका है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया? सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एग्जांपल चलो समझते हैं। C6H12O6 सबको पता होगा ग्लूकोज। इसका ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का। ठीक है, तो क्या होगा? 6:12:6, यही रेशियो ना ये। तो देखो यहाँ पे 6 का फैक्टर देखो कॉमन आ सकता है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 1:2:1 सिंपलेस्ट रेशियो। तो फॉर्मूला C1H2O1, तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम क्या होता है? वो होता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। और इसमें एग्जांपल समझ लेते हैं। C6H6 बेंजीन। नहीं पता तो आप लोग लिख लो, ये क्या है? बेंजीन। ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो 6 और 6 कॉमन आ सकता है, बाहर निकालो, बाहर इतना कॉमन लेके कॉमन आगे निकाल लो। सिंपलेस्ट C1H1, तो ये इसका क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास होता है आपका, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल रेशियो। क्या ऐसा कोई रूल कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑलवेज अलग अलग होंगे? नो, ऐसा कोई रूल नहीं होता। कोई रूल ये नहीं कहता है कि दोनों अलग अलग होंगे। जैसे समझते हैं वाटर H2O 2:1, क्या ये और सिंपल हो सकता है? नहीं हो सकता, इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम होगा। अगर ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब उससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, तो उस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों सेम होंगे। जैसे यहाँ पे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, पर देखो वाटर में क्या है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में था 2:1, तो यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। और लेते हैं जैसे मीथेन, तो 1:4, ये ऑलरेडी 1 और 4 के रेशियो, और सिंपल नहीं हो सकता, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब हम लोग एक इसमें टर्म समझते, देखो क्या होता है। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूले को अगर आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि n क्या होता है? n आपके पास होता है, n आपके पास होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। n क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। इसको चलो समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं।
तो जैसे सबसे पहले आप ये एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखना, जैसे ग्लूकोज इसका पूरे का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। मॉलिक्यूलर वेट निकाला मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया हुआ है। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, सबके मास पे रखो। तो पहला एग्जांपल करते हैं ग्लूकोज, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर लो। कार्बन के मास को 12 रखो, 12 into 6 12, और ये आपके पास 12, ऑक्सीजन का मास 16, 16 into 6, तो आप कैलकुलेट करोगे दिस विल बी 180। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180। ये इसका क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसका वेट निकालो, एम्पिरिकल फार्मूले का वेट। एम्पिरिकल फार्मूले का वेट क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल वेट। एम्पिरिकल वेट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। देखो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एम्पिरिकल वेट का मतलब क्या होगा, वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला का वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला का वेट। तो एम्पिरिकल वेट कितना होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 30। तो n का वैल्यू देखो क्या आ रहा है 6। ये 6 वही है, देखो हमने यहाँ पे जो कॉमन लिया है, तो ये 6 वही आएगा जो हमने कॉमन लिया हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये था और यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो यही आएगा। तो अगर आप देखो, अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहते हो मान लो, तो देखो क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये था C1H2O1, तो मैंने आगे लिखा है n। तो n क्या है 6, देखो ये 6 आएगा, 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वही आएगा C6H12O6। तो आपका वही आ जाएगा क्या, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। तो कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो और एग्जांपल समझते आपको, चलो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग इसमें एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे आपके पास है C2H6, इसको लेते हैं C2H6, ठीक है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या था, CH3। ये इसका क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। n का वैल्यू निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कितना होगा 30, और एम्पिरिकल वेट, एम्पिरिकल फार्मूला से वेट, एम्पिरिकल वेट, तो कितना है आपके पास 2। n का वैल्यू कितना आएगा 2। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, तो वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला CH3 इनटू 2, तो आएगा C2H6। ठीक है भाई, जो पर लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि इस पे एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, तो लिखो इसमें एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज CH। empirical formula of hydrocarbon is CH, and molecular weight of hydrocarbon is 78, and molecular weight of hydrocarbon is 78. Find the molecular formula of hydrocarbon। मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन को फिर से। Empirical formula of hydrocarbon is CH, and molecular weight of hydrocarbon is 78. Find the molecular formula of hydrocarbon। तो देखो CH इसका एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है। तो इसका एम्पेरिकल वेट दोनों के ऐड कर दो 13। n का वैल्यू क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल वेट, कितना आएगा 6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, वो होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। तो क्या होगा CH और ये 6, तो ये आएगा C6H6। तो क्या बनना है, बेंजीन। तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास क्या होगा, बेंजीन।